ये ईद का दिन था। हमारे घर में मेहमानों का तांता बंधा हुआ था, मगर अम्मी सुबह से मुझे अपने पास बुला रही थी। वो कुछ बेचैन सी लग रही थी। अम्मी मुझसे कोई बात करना चाहती थी, मगर मेहमानों के सामने कह नहीं पा रही थी, इसीलिए मुझे कमरे में लेकर गई। मैंने पूछा, अम्मा क्या बात है, सुबह से मुझे बुला रही हो, सहेलियों के साथ भी बैठने नहीं दिया। अम्मा ने मुझे अपने पास बिठाकर राजदारी वाले अंदाज में कहा, बेटी तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है, कर लोगी तो तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी। अच्छा अम्मा बताओ क्या बात है, मैंने मुंह बनाकर कहा। बेटी तू जानती है ना, गली के नुक्कड़ पे एक फ़कीर बैठा रहता है, वही जिसने अपना चेहरा एक तरफ से ढांपा होता है, उसके बाल गंदे मैले से हैं और सर पर एक अमामा भी रहता है। तुम्हें पता है मैं अक्सर उसके कशकोल से कुछ न कुछ लेती रहती हूँ। हाँ गंदा मैला फ़कीर। बेटी ऐसे मत बोल, ये लोग अल्लाह वाले होते हैं, इनकी बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। अम्मी ने मुझे समझाते हुए कहा, ठीक है अम्मा नहीं कहूँगी, लेकिन तुम क्या चाहती हो, मैं जाकर उस फ़कीर के कशकोल से तुम्हारी तरह पैसे निकालूं? नहीं बेटी ऐसा नहीं कह रही, तुम ये लो। खाकी रंग का लिफाफा अम्मी ने मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, इसे जाकर उस फ़कीर के कशकोल में डाल दो। देखो ना, हमेशा हम ही उसके कशकोल से पैसे निकालते रहते हैं, वो बेचारा तो बोलता भी नहीं है। अभी हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम जाओ, मैंने कुछ रुपए तुम्हें दिए हैं, जाकर उसके कशकोल में डाल देना। ठीक है अम्मी अभी जाती हूँ। मैं उठकर खड़ी हो गई। सुनो बेटी, अम्मी ने जाते जाते मुझे रोक लिया, इस लिफाफे को खोलकर मत देखना, वरना फ़कीरों की बद्दुआ लग जाती है। अम्मा ने मुझे डराया। मैं मोहतात होकर घर से निकल गई, मगर सहन में ही बड़े चचा मिल गए। इन्होंने जो मेरे हाथ में ये खाकी लिफाफा देखा तो हैरान होकर बोले, बेटी तुम कहाँ जा रही हो, वो भी ईद के दिन? चचा जी वो मुझे अम्मा ने फ़कीर के पास भेजा है, बस उसी को ये लिफाफा देने जा रही हूँ। अम्मी कहती हैं कि फ़कीरों को फितराना देना चाहिए, शायद वही दिया है। मैंने कदम आगे बढ़ाए तो चचा ने मुझे रोक लिया। बेटी तुम खुद क्यों जाओगी? जाओ, जाकर अपनी माँ से कह दो कि चचा ने मुझे किसी काम के लिए बुला लिया है। वो खुद जाकर उस फ़कीर को ये रुपए दे के आए। चचा ने मुझे मशकूक नज़रों से देखते हुए कहा। चचा ने मुझे अपनी बेटियों के साथ खेलने के लिए भेज दिया। मैं भी खुश होकर अम्मा को लिफाफा देकर वापस लौट आई। अम्मा ने उसी वक्त मुझे गुस्से भरी निगाह से देखा और खुद काली चादर ओढ़कर बाहर आ गई। इधर उधर देखा, मैं भी अम्मा के आसपास ही घूम फिर रही थी। घूमने फिरने घर से निकल पड़ी। एन उसी वक्त मैंने देखा अम्मा ने भी अपनी चादर दुरुस्त की और वहाँ से निकलती बनी। मुझे अच्छा लग रहा था कि हमारे साथ साथ अम्मा भी दरवाजे से बाहर आ गई हैं। अम्मा के होते मुझे सहारा रहता था। इत्तेफाक से अम्मा भी उसी रास्ते जा रही थी जिस रास्ते मैं और मेरी सहेलियां जा रहे थे। हमने देखा कि कुछ फासले पर चचा भी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। मैंने चचा को पीछे मुड़कर आवाज़ देना चाही तो इन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। खुदा जाने इन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं भी खामोश हो गई, बोली नहीं। हम दरमियान में थे, हमारे पीछे चचा जान आ रहे थे, जबकि आगे अम्मी जा रही थी। गली के नुक्कड़ पर जाकर अम्मा ज़मीन पर बैठ गई और उस फ़कीर के कशकोल में वो लिफाफा रख दिया। उसके बाद इन्होंने इधर उधर मुड़कर देखा। उनके पीछे हम आ रहे थे और हमारे पीछे चचा जान को देखकर अम्मा का रंग जैसे जर्द पड़ गया। अम्मा एकदम उठकर खड़ी हो गई और फ़कीर के कशकोल से वो लिफाफा निकालकर अपने हाथ में छुपा लिया। चचा आगे बढ़े और अम्मी को गुस्से भरी निगाहों से देखा, फिर उस फ़कीर की तरफ देखा जिसने अपना सर झुकाया हुआ था और वो किसी और ही दुनिया का बासी लग रहा था। चचा ने आगे बढ़कर उसका कपड़ा हटाया तो वो चीख पड़े। अम्मी को देखकर उन्होंने बुलंद आवाज में बोलना शुरू कर दिया। कहने लगे, अभी भाई साहिब को बुलाता हूँ, यकीनन उन्हीं को ये सारी बात बताना पड़ेगी, वरना मैं इस मसले का कोई हल नहीं निकाल सकता। चचा की बात सुनकर हम बच्चियां परेशान हो गईं। उसी वक्त अब्बा भी जीप पर सवार होकर उस जगह आ गए। इन सब ने उस फ़कीर को वहाँ बैठे देखा तो आग बगोला हो गए। अम्मा को बुरा भला कहते घसीट कर गाड़ी में डाला और हमें भी बैठने का कहा। हम सब डरी सहमी बैठी थी।
घर पहुंचकर चचा ने हम सबको अपने अपने कमरों में जाने का कहा। अम्मा के साथ अब्बा का रवैया देखकर मैं बहुत परेशान थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, जबकि अब्बा शदीद गुस्से में लग रहे थे। हम लोग अपने अपने कमरे में बैठे हुए थे। बाहर से शोर की आवाजें आने लगी। अब्बा और चचा को बड़ी मुश्किल से दादा अब्बू ने चुप करवाया। अम्मी चची के सीने से लगकर रो रही थीं, जबकि अब्बा बुरा भला कहते घर से निकल गए। घर में तनाव की एक कैफियत कायम थी। समझ नहीं आ रहा था कि हमारे हंसते बसते घर को हो क्या गया है। ईद वाले दिन ये बदमज़गी हो गई थी। हमारी सारी ईद की खुशियाँ खाक में मिल गई। ईद इसी तरह गुजर गई। हम सब में से किसी ने भी ईद की खुशियों का लुत्फ नहीं उठाया। 1 महीने का अरसा गुजर गया। अम्मा और अब्बा में नाराज़गी बरकरार थी। यहाँ तक कि अब्बा ने अम्मा को 3 लफ्ज़ बोलकर अपनी ज़िंदगी से ही खारिज कर दिया। वो दिन हम पर बनकर टूटा जब हमें पता चला कि हमारी माँ हमें छोड़कर इस घर से हमेशा के लिए जा रही हैं। उस वक्त हमारी हालत क्या थी ये मैं और मुहिब ही जानते हैं। मुहिब मेरा छोटा भाई था, खुद भी कम उम्र था, बात बात पर रोना शुरू कर देता। अम्मा के जाने के बाद हम दोनों बहन भाई रातों को उठ उठ कर रोते थे। अम्मा के कमरे में जाते तो अजीब सी वहशत महसूस होती। मैं अब्बा के घर पर ही पलकर जवान हो गई। यहाँ तक कि मेरे रिश्ते आने लगे, मगर मेरा दिल माँ के बगैर उदास रहता था। हम लोगों को नाना के घर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। अब्बा ने साफ साफ कह रखा था कि इसे किसी भी सूरत में अपनी माँ के पास नहीं भेजना, वरना मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा। इसीलिए चची जान मुझे घर से निकलने ना देती। मैं चची जान की तरबियत में पलकर जवान हुई थी। चची जान मेरी खाला भी थी, क्योंकि मेरी अम्मी और चची आपस में बहनें थीं और इसी नाम के तहत रहते थे। मगर आजकल चची ने एक माँ की तरह मुझे सहारा दिया और मेरी हर चीज़ का ख्याल रखा। इन्हीं दिनों मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए। अब्बा को न जाने क्यों मेरी शादी की जल्दी थी। इन्होंने मेरा निकाह वाजिद से कर दिया। वाजिद अगरचे एक माकूल घराने से ताल्लुक़ रखता था और उसकी अपनी दुकान भी थी, मगर शक्ल सूरत का ख़ास नहीं था, इसीलिए मैं उसे ख़ास पसंद न करती थी। मगर फिर शादी का दिन भी आ ही गया। मैं अपनी माँ के बगैर बहुत उदास थी। चची ने मुझे बहुत सहारा देने की कोशिश की, मगर मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे रह रह कर अब्बा पर गुस्सा आ रहा था कि इन्होंने मेरी माँ को घर से निकाल कर अच्छा नहीं किया। आखिर मेरी माँ का कसूर क्या था? मुझे तो अब्बा से नफरत महसूस हो रही थी। मैंने चची के सामने हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए चची, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी शादी भी होने वाली है। मुझे हकीकत बता दे, आखिर ऐसी क्या बात थी कि अब्बा ने अम्मा को घर से निकाल दिया, वो भी इतनी मामूली सी बात पर। मेरी बात सुनकर चची ने मेरे आंसू पोंछे और बोली, बेटी तुम फिक्र तो करती हो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा दर्द क्या है, मगर इस सब में सारा कसूर तुम्हारे बाबा का भी नहीं है, कुछ गलती तुम्हारी माँ की भी है। अगर तुम कहो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की सारी कहानी सुना दूँ, मगर मुझसे वादा करो कभी अपने बाप के सामने इस बात का गिला नहीं करोगी कि उन्होंने अपनी औलाद के साथ ज्यादती की या फिर किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी की। मैंने चची से वादा किया, तब इन्होंने जाकर मुझे पूरी बात बताई। बेटी ये बरसों पुरानी बात है, मगर शादी से पहले मैं तुम्हें ये सब बताना चाहती हूँ ताकि तुम्हें अपनी ज़िंदगी गुजारने में आसानी रहे और तुम कोई ऐसी गलती ना करो कि तुम्हारा शौहर तुमसे नफरत करे। आज से सालों पहले की बात है। मैं और बाजी अपने बाबुल के आंगन में खुशबाश अपनी ज़िंदगी के दिन गिन रहे थे। हमारी शादियों की उम्र तो हो गई थी, मगर बाबा हमें पढ़ाना चाहते थे। यही वजह थी कि बाबा चाहते थे हम लोग घर के काम ना करें बल्कि अपनी पढ़ाई करें, और इस मकसद के लिए इन्होंने घर में एक उस्तानी का बंदोबस्त भी कर दिया। मगर चूंकि गांव में पढ़ाई का रिवाज नया नया आया था, हम दोनों को पढ़ने की आदत भी नहीं थी, ना ही हमें पढ़ाई के बारे में कोई मालूमात थी। उस्तानी जी ने अब्बा को बता दिया कि इन लड़कियों को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, जबकि हम लोग दिन रात घर के काम काज में मसरूफ़ रहती। फिर घर भी इतना बड़ा था कि संभाले बगैर गुजारा मुमकिन नहीं था। अब्बा ने इस मसले का हल ये निकाला कि एक नौकर को घर ले आए। ये बड़ा जिम्मेदार लड़का था। आते ही इसने हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली।
सुबह सुबह ये हम दोनों बहनों को नाश्ता तक बना कर देता। सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहता। हम उम्रे में बैठकर उस्तानी जी के साथ पढ़ाई में मसरूफ़ रहते। दिन बड़ी खूबसूरती से गुजर रहे थे। हमें पढ़ाई रास आ गई थी। बाजी का जहन तो ज़्यादा ही तेज़ था। मैं कुछ कुन जहन वाक़े हुई थी। मगर एक दिन उस्तानी जी पढ़ा रही थी तो मैंने देखा कि बाजी किसी ख्याल में गुम हैं और मुस्कुराए जा रही हैं। उस्तानी जी ने आप ही को डांटा मगर उन पर किसी बात का असर नहीं हुआ। रात को हम लोग सोने के लिए लेटे तो आपा कहने लगी, सबीहा तुम जाओ, जाकर दूसरे कमरे में सो जाओ, मुझे आज पढ़ाई करनी है। काफ़ी ज़्यादा देर तक पढ़ूंगी तो तुम्हारी नींद खराब होगी। आपा की बात सुनकर मैंने ताबेदारी का सबूत देते हुए दूसरे कमरे में जाकर अपना बोरिया बिस्तर डाल दिया। मगर मुझे नहीं पता था कि अबिया ने मुझे अपने कमरे से क्यों निकाला है। उस दिन अब्बा कहीं गए हुए थे। उन्होंने अगले दिन आना था। मगर रात के 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझी कि अबिया पढ़ाई में मसरूफ़ होगी। दस्तक हल्की सी थी। मैंने जाकर दबे पाँव दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो सामने बाबा जान खड़े थे। बाबा आप इस वक्त? मैंने हैरत से पूछा। हाँ बेटी, बस मैंने सफ़र का इरादा तर्क कर दिया। मौसम ही कुछ ऐसा था कि सोचा सुबह सवेरे ही चला जाऊंगा। हो सकता है कि रात में बारिश हो जाए। वैसे भी रात का सफ़र कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था। अब्बा मुझसे बातें कर रहे थे कि साथ वाले सर्वेंट क्वार्टर से खटपट की आवाज़ आई। अब्बा ये देखकर चौंक गए कि सर्वेंट क्वार्टर में हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। हालांकि उस वक्त हमारा नौकर अल्ताफ़ गहरी नींद सो जाता था। अब्बा ने शक भरी नज़रों से इधर उधर देखा। जबकि घर में मुकम्मल सन्नाटा था तब अब्बा ने बुलंद आवाज़ में अल्ताफ़ को पुकारा, अल्ताफ़ क्या तुम सो रहे हो? अब्बा की आवाज़ सुनकर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब्बा ने झट से मुझे सारे घर की बत्तियां रोशन करने का कहा। उस वक्त बिजली ज़्यादा ताकतवर नहीं होती थी मगर हमने ज़्यादा सारे बल्ब लगा रखे थे। एक पल में घर के बाहर वाला हिस्सा रोशनी में नहा गया जबकि सर्वेंट क्वार्टर में अभी तक खामोशी छाई हुई थी। अब्बा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाया मगर अल्ताफ़ ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्ताफ़ जवाब क्यों नहीं दे रहे? बाहर निकलो। अब्बा न जाने क्यों उस पर गुस्सा कर रहे थे। हालांकि वो हमेशा अपना दरवाज़ा बंद ही रखता था। जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो अब्बा ने चौकीदार को बुलवाया। चौकीदार ने जोर लगाकर जब दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजे के पास अल्ताफ़ ही नहीं बल्कि अपिया भी खड़ी थी। उनका रंग उड़ा हुआ था और चेहरे पर परेशानी, नदामत, शर्मिंदगी, न जाने क्या क्या था। अब्बा इन दोनों को एक साथ देखकर गुस्से में पागल हो गए। उनकी आंखों में खून उतर आया। इससे पहले कि अब्बा उनकी जान ले लेते उनका शोर सुनकर अम्मा भी कमरे से भागी आई। देखा तो शौहर बेटी को बुरा भला कह रहा था। अम्मा की जान पर बनाई। वो अपिया को बचाने आई तो अब्बा ने उन्हें भी धक्का दिया और कहा, तुम्हारी ही गलत तरबियत की वजह से मेरी बेटी इस मुकाम पर पहुंची है। अरे तुमसे एक बेटी नहीं संभाली गई। तुम ही ने तो कहा था कि मेरी बेटियां पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेंगी। ये नाम रोशन करेंगी मेरा। अब्बा का गजबनाक लहजा देखकर मेरा तो दिल कट कर रह गया। खुदाया, ये तुमने क्या कर दिया अपिया? जरा भी नहीं सोचा कि हमारी पढ़ाई का क्या होगा। खुदा जाने ये चक्कर कब से चल रहा था। उस दिन बाबा जान अपिया को जान से मारना चाहते थे। तब इन्होंने एक अनोखा फैसला किया। हम सबको तैयारी बांधने का कहा और अपिया को अल्ताफ़ भाई के साथ उसी कमरे में बंद कर दिया। उठो, तुम सब लोग अपना अपना सामान बांधो। अब्बा का हुक्म सुनकर हमें हिम्मत न थी कि हम कोई दूसरी बात करते। हम सब अपना सामान लेने चले गए। सामान बांधने का मतलब था कि हम किसी दूसरे शहर जा रहे हैं। मगर अब्बा के इरादे खतरनाक लग रहे थे। इन्होंने चौकीदार को आवाज़ दी और सर्वेंट क्वार्टर पर तेल छिड़कने को कहा। ये सुनकर मेरे तो रूह कांप गई। जल्दी से जाकर अम्मी को बताया। वो रोती चिल्लाती बाहर आ गई। अब्बा के पाँव पकड़ लिए। खुदा के लिए करीम बख्श, ऐसा मत करो, तुम्हारी ही बदनामी होगी। खुदा के लिए अपनी बेटी को माफ़ कर दो। अगर तुमने इसे भी मार दिया तो लोग तुम्हें ही बुरा भला कहेंगे। बोलेंगे कि जवान बेटी को न जाने क्यों जिंदा जला डाला।
ये सुनकर अब्बा सोच में पड़ गए। इन्होंने दरवाज़ा खोलकर अपिया को कमरे से बाहर निकाल दिया। अपिया की हालत तो ऐसी थी जैसा कि आगे क्या होने वाला है। अपिया रो रही थी। अब्बा के पांव पड़ गई। अब्बा, खुदा के लिए मेरी जान ले लें, उसे जाने दें। अब्बा को सर्वेंट क्वार्टर पर तेल छिड़कता देखकर वो भी उनके पांव पड़ गई। उसका जुनून देखकर उन्हें और गुस्सा आ गया। अब एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो तुझे भी इसके साथ जिंदा जला दूंगा। मनहूस बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आई? अपने बाप की इज्जत को यूं नीलाम कर रही है। अब्बा का गुस्सा देखकर अपिया चुप हो गई, मगर मैं जानती थी कि वो भी जिंदा नहीं रह पाएगी। अल्ताफ भाई के साथ उसकी मोहब्बत न जाने कब से चल रही थी, जबकि मैं इस मामले से भी बेखबर थी। पता होता तो कुछ कर लेती, वक्त पर उसे इत्तला कर देती। अब्बा ने हम सबको गाड़ी में बैठने को कहा और सर्वेंट क्वार्टर पर तेल छिड़ककर आग लगा दी गई, इससे पहले कि अल्ताफ भाई की दर्दनाक चीखें हम सबको सुनने को मिलती। कुदरत ने हमें एक और मौका दिया। अब्बा की गाड़ी खराब थी। कुदरत ने हमें एक और मौका दिया। अब्बा की गाड़ी खराब हो गई। एक लम्हे के लिए उनकी तवज्जो हम सब से हटी तो अपिया मेरे पांव पड़ गई। खुदा के लिए जाकर वो दरवाज़ा खोल दो, किसी भी बहाने जाओ या चौकीदार से कह दो अल्ताफ मर गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं करूँगी। उनकी हालत देखकर मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा। चौकीदार की मिन्नत की, उसे कुछ पैसे दिए। उसने खुदा जाने कैसे अल्ताफ भाई को वहाँ से निकाल दिया। हमारे होते ही अल्ताफ को वहाँ से भेज दिया गया। तब तक अब्बा भी वापस आ गए। वो बहुत गुस्से में थे। उनके आने तक सर्वेंट क्वार्टर आधा जल चुका था। अब्बा हमें लेकर वापस अपने आबाई गांव आ गए। यहाँ आकर मेरी शादी वसीम चचा के छोटे बेटे से कर दी। अपिया की शादी बड़े बेटे यानी कि तुम्हारे अब्बा से कर दी। हमारी तरफ से तो सब सही हो गया था। हम समझे थे कि हालात बराबर हो गए हैं, मगर ऐसी बात क्या कि असल में बात क्या थी। इस खबर ने हमारी इज्जत को सिफर करके रख दिया। ससुराल में हमारी कोई इज्जत नहीं थी, जबकि अब्बा के मुताबिक ये सब हमारे अपने कर्मों का सिला था। हम लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी को समझौता करके कबूल कर लिया। फिर इस बात को 10-15 साल गुजर जाने के बाद अपनी वफादारी और खिदमत से हमने इस घर में जगह बना ली। चची भी हमें वो मुकाम देने लगी जो बहुओं को दिया जाता है। मगर फिर हमारी ज़िंदगी में वो तूफ़ान आया जिसका हमने सोचा भी नहीं था। अपिया को कहीं से मालूम हो गया कि अल्ताफ जिंदा है। वो उससे मिलने को जाने लगी। वो फ़कीर का रूप धारे हमारे घर के करीब आकर बैठने लगा। उसको भी शायद अभी अंदाज़ा नहीं था कि वो किस आग में हाथ जला रहा है। मैं अपिया को मना करती कि वो इस सब से बाज आ जाए, मगर उसने अपनी रविश से बाज न आने की जैसे ठान ली थी। वो रोज़ाना जाती और उसे फ़कीर के रूप में कबूल ली थी। वो रोज़ाना जाती और उसे फ़कीर के रूप में कभी कुछ रुपए देती तो कभी उसके हाथों की चिट्ठी ले आती। यूँ ख़तो किताबत का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि अब वो एक जवान बेटी की माँ बन चुकी थी। मैंने उसे मना भी किया, मगर वो मना नहीं हुई। अब तुम्हारे चचा को ये बात कैसे पता चली, ये तो मैं नहीं जानती। शायद कि हम दोनों बहनों की बातों से उन्हें इल्म हुआ होगा, या फिर कोई और इशारा पाकर इन्होंने अल्ताफ का सुराग लगा लिया जो कि फ़कीर बना बैठा था। अब तुम्हारी माँ को कहरो गज़ब से कौन बचा सकता था, जबकि उसने सालों बाद अपने शौहर के साथ बेवफाई की। हालांकि ऐसा करना एक औरत को ज़ेब नहीं देता। अब अपनी माँ को भूल जाओ बेटी कि उसने भी वो गलती की जो उसे नहीं करना चाहिए थी। ऐसी औरतों को कभी इज्जत नहीं मिलती। चची की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। चची ने मुझे तसल्ली दी और रुखसत करके मुझे मेरे घर भेज दिया। आज खुशो खुर्रम हूँ। मैं कोई ऐसी गलती करने का सोच भी नहीं सकती जिससे मेरे शौहर के दिल में शक का बाल आ जाए। खुदा सभी औरतों को